बीए प्रथम वर्ष भूगोल की क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि अपने बीए प्रथम वर्ष भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम मैं आप लोगों को करवा रहा था, इसी में आगे इकाई 2 का जो बचा हुआ भाग है, इकाई 2 में जो है वो भूकंप के बारे में अपने मैं आपको बताऊंगा। भूकंप के क्या कारण रहते हैं, भूकंप किन कारणों से आता है और भूकंप के आने के कारणों के साथ साथ क्या क्या उसके परिणाम होते हैं और भूकंप कहते किसे हैं, इसके बारे में हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। अभी ये हमारे इकाई 2 में जो हमारा सिलेबस है, हमारा जो पाठ्यक्रम है, उसमें भूकंप का एक टॉपिक आया है। इसी में हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे, भूकंप के बाद जैसे भूकंप का बड़ा विस्तृत रूप है, पहले हम भूकंप के बारे में आपको बताएंगे और भूकंप के आने के जो पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की हलचलों के कारण जो हमारी पृथ्वी कंपन लेती है या कंपन करती है, उसे हम भूकंप की श्रेणी में रखेंगे। आगे काफ़ी इसमें परिभाषाएं हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी इसके फिर कारण क्या है, फिर इसके परिणाम क्या है। परिणाम तो निश्चित रूप से इसके बुरे ही होते हैं, फिर भी जो भी आगे आएगा आपको डिटेल में बताया जाएगा। इसी में ज्वालामुखी, कुछ बच्चे भूकंप और ज्वालामुखी को एक ही बात समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भूकंप अलग एक अपने आप में एक इकाई है और जो ज्वालामुखी है वो अपने आप में एक अलग से एक क्रिया है, जो कि हमारी पृथ्वी के भीतर विभिन्न प्रकार की जो हलचल है, भूगर्भिक हलचल होती है, उनसे ये आगे ज्वालामुखी का रूप धारण करती है। ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी की बात करेंगे, ज्वालामुखी के कारण, ज्वालामुखी में ज्वालामुखी के कारणों में जब आएंगे तो ज्वालामुखी जो है हमारी पृथ्वी के किसी एक क्षेत्र में एक छिद्र या बहुत बड़ा, यूं कहें कि छिद्र या एक बहुत बड़ा गोलाकार रूप में वहां से लावा, गैसें और गर्म लावा, है ना, गर्म लावा, गैसें, पत्थर, धूल इत्यादि बहुत कुछ जो चीजें बाहर निकलती है वो ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर आती है। और ज्वालामुखी के जो कारण हैं, हमारी पृथ्वी के भीतर बहुत सी भूगर्भिक हलचलें होती है, उन हलचलों में अनेक कारण आएंगे। गैसें हैं, गैसों का दबाव बढ़ जाना, हमारी जो भूपृष्ठ है उसका कहीं ना कहीं कमजोर होना, और बहुत से कारण हैं जिसमें हम डिटेल में आपको आगे जब इसको पढ़ेंगे तो आपको इसको डिटेल में इसके कारण बताएंगे। और जब ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी जब बाहर निकलता है तो उसमें गर्म लावा, गैसें, पत्थर, मिट्टी, धूल, अनेक प्रकार का जो हमारी पृथ्वी के भीतर जो एक उबाल बना होता है, जो कि ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर निकलता है, तो वो सब बाहर निकलता है। और बाहर निकलने के बाद में क्या होता है कि जैसे ही ज्वालामुखी शुरू हुआ और धीरे धीरे ज्वालामुखी ठंडे होने के बाद में जो हमारी पृथ्वी पर, हमारे पृथ्वी के भू पृष्ठ पर जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बन जाती है, ठीक है ना, ज्वालामुखी के आने के बाद में जो उनसे बनने वाली आकृतियां, उनसे निर्मित होने वाली विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियां, वो जो है उसकी स्टडी हम आगे इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि ज्वालामुखी और उसके कारण, ज्वालामुखी क्या किसे कहते हैं, क्या होता है, ज्वालामुखी किन कारणों से आता है, और ज्वालामुखी आने के बाद किस किस प्रकार की स्थल आकृतियां जो निर्मित होती है, उनके बारे में आपको मैं डिटेल से बाद में करवाऊंगा। तो हमारा पहला भूकंप, उसके बाद ज्वालामुखी। अब इसमें जो नेक्स्ट आता है तीसरा,
तीसरी जो हमारी इसमें इकाई है, इस इकाई में तीसरी इकाई में अपर्दन का चक्र। अपर्दन, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय किसी भी चट्टान का टूट करके वहीं गिर जाना अपक्षय कहलाता है। अपर्दन किसी भी माध्यम से, हवा, पानी, बारिश, भूगर्भिक हलचल या कोई अन्य माध्यम हो सकता है, उस माध्यम से, जैसे बरसात होती है, मिट्टी का कटा हुआ, मिट्टी कटी और उस बरसात के पानी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना अपर्दन कहलाता है। तो अपर्दन का एक चक्र है जिसमें अपर्दन चक्र के बारे में जो डिटेल से हम पढ़ेंगे, विलियम मॉरिस अपर्दन चक्र का हम जब डिटेल में पढ़ेंगे, विलियम मॉरिस, डेविस और वाल्थर पैक, चूंकि इन 3-4 लोगों ने अपने विचार रखे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता डेविस और पैक, ये दोनों जो भूगोलवेता है, इन दोनों भूगोलवेताओं की जो मान्यता है, जो इनके विचार दिए हुए हैं, इनके विचारों को ज्यादा मान्यता मिली है। इसलिए इनके जो दिए हुए पक्ष और विपक्ष में जो विचार है, उन सारी तमाम बातों को देखते हुए इनके विचार को ज्यादा महत्ता दी हुई है। इसीलिए इन दोनों के विचार हम लोग बड़ी गहराई से पढ़ेंगे, बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे। इसी प्रकार इसमें आगे देखें तो हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है नदीकृत स्थल आकृतियां। नदीकृत, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, नदी जब बहती है, नदी का जब जो पानी है, पानी के अंदर किसी भी प्रकार की जो नदी के पानी के बहाव के कारण जो आकृतियां बन जाती है, उन आकृतियों को नदीकृत स्थल आकृतियां बोलते हैं। तो बहुत सी आकृतियां बनती है। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण आपको दूं कि छोटी मोटी आप लोग नहर देखते हो, छोटी मोटे पानी का बहाव कहीं देखते हो, उस पानी के बहाव से यूं लहरें नुमा आकृतियां बन जाती है। जैसे उन्हें हम लोग जब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जलोढ़ पंख, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जलोढ़ पंख, जल से बनी हुई आकृति जलोढ़ पंख के नाम से ऐसे लहरें सी बन जाती है पानी के ऊपर। उन जब मिट्टी जो पानी जब चलता है तो हमारी जो नीचे की सतह है, जो नदी की निचली सतह है, और जहां से पानी गुजरेगा वहां पर वो लहरनुमा आकृतियां हमारी जो है नदी के द्वारा बना दी जाती है। उसे हम नदीकृत स्थल आकृतियों की श्रेणी में रखेंगे। और इसे हम जब आगे इसको पढ़ेंगे तो इनसे विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियां बनती है। उन स्थल आकृतियों को आगे अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग भागों में बताया गया है। वो आपको मैं डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा। तो इसी प्रकार ये नदीकृत स्थल आकृतियां जो है, इसमें जितनी भी आकृतियां बनेगी उसको श्रेणी में रखेंगे। इसी प्रकार आगे काष्ठ स्थल आकृतियां। काष्ठ स्थल आकृतियां क्या है? हमारी पृथ्वी के भीतर, हमारे भूगर्भ में पृथ्वी के भीतर जो जल है, जल के अंदर जो ऐसी कुछ आकृतियां बन जाती है, जो काष्ठ स्थल आकृतियां, जो पानी के अंदर, चूंकि ऐसा कुछ भाग होता है जिसमें चूना पत्थरनुमा इस प्रकार की कुछ जो पृथ्वी के अंदर परतें होती है, उन परतों के अंदर काष्ठ स्थल आकृतियां जो बनती है, उन्हें हम काष्ठ स्थल आकृतियों के श्रेणी में रखेंगे। तो इस प्रकार काष्ठ स्थल आकृतियां का निर्माण होता है। और इनसे जो बनी हुई आकृतियां हैं, उन आकृतियों में जैसे चूना पत्थर की आकृति हुई, और भी इसमें जो आगे हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो काष्ठ स्थल आकृतियों के बारे में आपको डिटेल से कराऊंगा। इसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग जब पढ़ेंगे हिमनाकृत स्थल आकृतियां। हिमनाकृत, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, हिम मीन्स बर्फ। जब बर्फ चलती है या बर्फ से जो आकृतियां बनती है, बर्फ
कि बर्फ से जो बनने वाली आकृतियां हैं, जब बर्फ एक बार बर्फ जमती है, फिर बर्फ धीरे धीरे पिघलती है और उससे जो आकृतियां बनती है ना, बर्फ जैसे कि नाम से पता लग रहा है, हिमनाकृत स्थलाकृतियां, जो हिम की यानी बर्फ के कारण जो आकृतियां भू पृष्ठ पर बनती है, स्थल आकृतियां जो बनती है, उन आकृतियों को हिमनाकृत स्थल आकृतियों में रखेंगे। और ये हम आपको इसमें डिटेल से आपको जब पढ़ेंगे तो आपको इसको बताएंगे। नेक्स्ट इसमें है पवन द्वारा स्थल आकृतियां। पवन द्वारा स्थल आकृतियां, जैसा कि आप लोगों को नाम से पता चल रहा है, पवन यानी हवा, हवा के कारण जो स्थल आकृतियों का निर्माण होता है उन्हें पवन द्वारा निर्मित स्थल आकृतियां बोलते हैं। जैसे कि हमारे मरुस्थली भाग में जो रेत है, रेत का आपने देखा होगा, रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं, हवा जब चलती है तो लहरनुमा, जब रेत की लहरनुमा कुछ आकृतियां बन जाती है, जैसे उन्हें किसी झाड़ी का या किसी अन्य कोई उनको सहारा मिल गया और उसके सहारे जब रेत हवा के माध्यम से इकट्ठी हो जाए और ऐसी आकृतियां आगे बढ़ जाए, बहुत सी आकृतियां बनेगी। उन आकृतियों को अलग अलग श्रेणी में हम रखेंगे और उन आकृतियों को देखते हुए जब हम इन आकृतियों को देखेंगे तो अलग अलग इनका नाम दिया हुआ है। जब इन आकृतियों को हम देखेंगे तो अलग अलग नाम से इन आकृतियों को हम आगे इसमें पढ़ेंगे। ऐसी बहुत सी आकृतियां बनती है जो हवा के माध्यम से बनती है, जिसे हम पवन के द्वारा निर्मित स्थल आकृतियों की श्रेणी में रखेंगे। पवन द्वारा निर्मित स्थल आकृतियां, हमारी पृथ्वी पर पवन के द्वारा निर्मित स्थल आकृतियों की श्रेणी में जितनी आकृतियां आएगी उन सबको हम इस पवन द्वारा निर्मित स्थल आकृतियों में रखेंगे। तो ये आपको इसमें क्लियर हो गया। जैसा कि पहले मैंने बताया आपको कि पवन जो हवाएं हैं, जैसे किसी भी प्रकार की हवाएं चलती है, उन सब तमाम हवाओं में भू जो पृष्ठ है उसमें बहुत सी आकृतियां बनती है। उन आकृतियों को हम लोग आगे डिटेल से जब इसको देखेंगे तब आपको बताया जाएगा। इसी प्रकार आगे इसी में लास्ट है तटीय स्थल आकृतियां। हमारा तटवर्ती क्षेत्र है, जो समुद्र के सारे किनारे पर जो हमारा एरिया होता है, तट होता है, समुद्र का जो तट होता है, उस तट के सहारे जितना जो आपका क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को हम तटीय क्षेत्र बोलते हैं। तटीय क्षेत्र में समुद्र के जो पानी है उसके हिलने से, अन्य प्रकार की भूगर्भिक हलचलों के कारण या उनके माध्यम से जो आकृतियां तटवर्तीय क्षेत्रों में बनती है उन्हें हम तटीय स्थल आकृतियों की श्रेणी में रखेंगे। तो ये जितनी भी आकृतियां बनेगी, ये समुद्री क्षेत्र जो हमारा तटवर्ती क्षेत्र है उनके सहारे ये सारी की सारी आकृतियां बनेगी। इन आकृतियों को विस्तृत रूप से जब हम इसको देखेंगे तो आगे इसको बड़े विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और मैं आपको इसको बड़े अच्छे से बताऊंगा। तो इन्हें हम तटीय स्थल आकृतियों की श्रेणी में रखेंगे। इस प्रकार आपके ये जो बीए प्रथम वर्ष का जो आपका भौतिक भूगोल है, इसका जो पाठ्यक्रम है, इसके बारे में मैंने आपको अभी बड़े ही मोटे रूप में, जितना ही जो हमारे विश्वविद्यालय ने तय किया हुआ है, एक बार मोटे रूप में बताया मैंने आपको। और उसके बाद में जब इसको हम डिटेल में चलेंगे आगे, तब इसको आगे हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार जो इसकी जो हमारी इकाइयां हैं, हमारी 5 इकाइयां हैं, 5 इकाइयों में से मैंने आपको अभी 3 इकाइयां बता दी है और आगे की जो इकाई है वो आगे की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।